हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजारविल एजुकेशन। आई एम गंगा नावाणी। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजारविल एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट किया है। प्रीवियस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज भी हम 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं चाहूंगी कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताएं कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन इज, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? हमें बताना है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हमें नहीं पर फोकस करना है। ओके, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, मीन्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ बात की गई है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। ओके, बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन दिया है बालक के मनोविज्ञान को समझना, तो साइकोलॉजी को समझना ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। थर्ड ऑप्शन दिया है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। और फोर्थ ऑप्शन दिया है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हम बात करते हैं कि बालक की साइकोलॉजी को समझते हुए उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करना। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि हमें सिर्फ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, क्योंकि हमें क्या देखना था, नहीं देखना था। ओके, जो क्या करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। टीचिंग लर्निंग के दौरान टीचर्स के जो मेन फंक्शन है उन्हें हमें बताना है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मीन्स लर्निंग के लिए चाइल्ड को मोटिवेट करना। तो बच्चे को मोटिवेट करना ये एक टीचर का फंक्शन है ही। सेकेंड ऑप्शन दिया है बालक को पढ़ाना, तो ये भी एक टीचर का ही फंक्शन है। बालक का ज्ञान वर्धन करना, उसकी नॉलेज को इन्हेंस करना, तो ये भी टीचर का ही कार्य है कि उसके नॉलेज को इन्हेंस किया जाए। ओके, नॉलेज को इन्हेंस करना। फोर्थ ऑप्शन दिया है बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। तो हमें बताना है कि टीचर का मेन फंक्शन क्या होगा। ओके, तो टीचर का एक मेन फंक्शन होगा कि बालक को क्या किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए। बालक को लर्निंग के लिए क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए। यदि बच्चा मोटिवेट ही नहीं होगा तो वो नॉलेज को कैसे एक्वायर करेगा? जब तक बच्चा मोटिवेट ही नहीं होगा तो नॉलेज को कैसे लेगा? तो इसीलिए एक टीचर का मेन फंक्शन ये है कि वह बच्चे को क्या करे, चाइल्ड को मोटिवेट करे। मोटिवेट करेगा तभी ही वो क्या कर पाएगा, उसका ज्ञान वर्धन कर पाएगा, मीन्स उसके नॉलेज को इन्हेंस कर पाएगा, उसमें मोरल वैल्यूज को भी डाल पाएगा, तभी वो सही मायने में बच्चे को पढ़ा पाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? मीन्स इमिटेशन और रिपीटेशन की जो प्रवृत्ति है वो किस स्टेज में देखने को मिलती है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है शैशवावस्था या इन्फेंसी। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है बाल्यावस्था या चाइल्डहुड। थर्ड ऑप्शन दिया गया है किशोरावस्था या एडल्सेंस। फोर्थ ऑप्शन इज वृद्धावस्था या ओल्ड एज। जैसा कि हम जानते हैं इन्फेंसी का जो टाइम होता है वो होता है 0 to 6 ईयर्स। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का जो टाइम होता है उसे शैशवावस्था का टाइम कहते हैं। ओके, बाल्यावस्था का टाइम होता है 6 to 12 ईयर्स। ओके, किशोरावस्था का टाइम होता है 12 to 18 ईयर्स। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था का टाइम होता है 18 या फिर 19 टू एबव। ओके, टू एबव।
क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति किस में होती है, किस स्टेज में देखने को मिलती है। तो ये हमें देखने को मिलती है शैशवावस्था में, ओके, इन्फेंसी में। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चा इस टाइम पर क्या करता है, अपने से बड़ों की नकल करता है वो, ओके। क्या करता है बच्चा, अपने से बड़ों की नकल करता है, उन्हें इमिटेट करता है। जैसा वो किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं, उसी तरह से बच्चा भी क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करता है, क्लोज करता है, ओके, और उसे रिपीट करता है कि वो कैसे कर रहे हैं। उनके द्वारा जो वर्ड्स बार बार बोले जाते हैं उन्हें भी बच्चा क्या करता है, रिपीट करता है, इसलिए उसमें लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स भी इसी वजह से सीख पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उस समय हमें बड़ों को अच्छे व्यवहार बच्चों के सामने दिखाने चाहिए, ताकि वो भी उनसे क्या सीख सकें, अच्छे गुण सीख सकें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में किसको शामिल कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। समावेशी शिक्षा का मीन्स होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, ओके। समावेशी शिक्षा का मीन्स होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में किसको शामिल करके इंक्लूसिव एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त किया जाता है, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, सिर्फ गिफ्टेड स्टूडेंट्स को ही शामिल किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है केवल अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को, मीन्स लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को, लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को, ओके। एंड थर्ड ऑप्शन दिया गया है नॉर्मल चिल्ड्रंस को, सामान्य विद्यार्थियों को। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है सामान्य या अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को, मीन सामान्य के साथ लर्निंग डिसेबल्ड स्टूडेंट्स दोनों को ही। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामान्य एवं अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल चिल्ड्रंस को नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ में ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ एजुकेशन दी जाती है, ताकि उनका मोरल डेवलपमेंट हो सके, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके, ओके। इसलिए इनको एक साथ ही एजुकेशन दी जाती है और उनके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड की जाती हैं जो उन्हें जो स्पेशल उनके लिए स्कूल्स होते हैं वहाँ जो प्रोवाइड की जाती हैं, वही उन्हें नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं जो उन्हें मुख्य धारा से जोड़ते हैं, उन स्कूल में भी उन्हें क्या की जाती है, वही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ओके। इसका इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामान्य एवं अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है लिखने, चलने, टहलने और बोलने की अक्षमता होती है। ये यहाँ लर्निंग डिसऑर्डर की बात की गई है। तो पूछा गया है कि ये किस प्रकार का लर्निंग डिसऑर्डर है, ये हमें बताना है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिसअप्रैक्सिया, सेकेंड ऑप्शन दिया है डिसग्राफिया, थर्ड ऑप्शन दिया है डिसफेजिया और फोर्थ ऑप्शन दिया है डिसकैलकुलिया। यहाँ हम वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए हम पहले बात करते हैं डिसग्राफिया की। राइटिंग डिसऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। इसमें बच्चे में क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे को लिखने संबंधी प्रॉब्लम्स बच्चा फेस करता है इसमें, ओके। बच्चा बी को डी लिखता है और डी को बी लिखता है। मिरर छवि जो होती है वो फॉर्म करता है, दर्पण छवि जिसे हम कहते हैं, ओके। तो बच्चा क्या करता है, बी को डी समझता है और डी को बी समझ कर लिख लेता है। तो ये प्रॉब्लम्स बच्चे में देखने को मिलती है, इसे हम कहते हैं डिसग्राफिया। इसे कौन सा डिसऑर्डर कहते हैं, लिखने संबंधी ये प्रॉब्लम होती है, राइटिंग डिसऑर्डर हम इसे कहते हैं, ओके। तो ये इसका आंसर नहीं है, ओके। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया है डिसफेजिया। डिसफेजिया में क्या होता है, बच्चे को लैंग्वेज कम्युनिकेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, भाषा संबंधी विकृति बच्चे में देखने को मिलती है, ओके। लैंग्वेज कम्युनिकेशन से संबंधित उसे क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ओके। थर्ड ऑप्शन दिया है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं बच्चा उन्हें सॉल्व नहीं कर पाता है, मैथमेटिकल
कैलकुलेशंस करने में बच्चे को क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो गणितीय संबंधी जो विकृति है वो कहलाती है डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम होता है। डिस्फेजिया में बच्चा लैंग्वेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। और अप्रेक्सिया ही क्या है, इसका सही आंसर है जहां लिखने में और बोलने में बेसिकली क्या होती है, डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। बच्चे को बोलने में भी दिक्कत होती है और साथ ही बच्चे को लिखने में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है अप्रेक्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का दस्तावेज किस मूल्य पर शिक्षा का उद्देश्य निर्देशित करता है। मींस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस बेस पर शिक्षा के उद्देश्य को निर्देशित करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सामाजिक न्याय एवं स्वतंत्रता। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आर्थिक न्याय एवं समानता। थर्ड ऑप्शन दिया गया है सामाजिक न्याय एवं समानता। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है राजनीतिक न्याय एवं स्वतंत्रता। जैसा कि हम जानते हैं संविधान ने हमें राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिया है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी समानता का अधिकार सभी को प्राप्त है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सामाजिक न्याय एवं समानता। ओके, सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी, इसका सही ऑप्शन होगा सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड इक्वेलिटी। ओके, इक्वेलिटी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किसी बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है। मींस बालक की जो पर्सनालिटी है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या परिणाम होती है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है योगात्मक प्रतिरूप। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है गुणात्मक प्रतिरूप। थर्ड ऑप्शन दिया गया है ऋणात्मक प्रतिरूप। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है धनात्मक प्रतिरूप। जैसा कि हम जानते हैं कि बालक का जो विकास है वो 2 कारकों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है जैविक, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, एंड सेकेंड है सामाजिक, मीन्स सोशल। ओके, जैविक विकास का जो दायित्व है वो निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, और सामाजिक विकास का जो दायित्व है वो निर्भर करता है वातावरण पर। मीन जन्म से संबंधित विकास को हम वंशानुक्रम कहते हैं और समाज से संबंधित विकास को हम वातावरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से एक प्लांट के समुचित विकास के लिए मिट्टी और बीज महत्वपूर्ण होते हैं, मिट्टी और बीज महत्वपूर्ण होते हैं, मिट्टी और बीज स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं किसी प्लांट के विकास के लिए। उसी प्रकार से बालक का जो व्यक्तित्व होता है उसके समुचित विकास के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट महत्वपूर्ण होते हैं। मीन्स वंशानुक्रम एवं वातावरण महत्वपूर्ण होते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। बिना वंशानुक्रम एवं वातावरण के किसी बालक के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसीलिए आर.एस. वुडवर्थ कहते हैं कि बालक का जो विकास है उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। हेरिडिटी एवं इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। ओके, मींस इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा गुणात्मक प्रतिरूप। आर.एस. वुडवर्थ जो है, वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का जो विकास है वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। इसीलिए किसी बालक का जो व्यक्तित्व है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणात्मक प्रतिरूप होता है। ओके, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। मींस कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। बिल्कुल सही है, हम रोट लर्निंग की जगह पर लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। मींस जो बच्चा है वो करके चीजों को ही सीख पाता है। लर्निंग बाय डूइंग की ही हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ओके,
तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन दिया गया है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। ये बिल्कुल सही है कि बच्चे को सही एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना भी जरूरी है, तभी वह अच्छा सीख सकता है। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बोधात्मक या मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो इसका सही ऑप्शन है अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। ये बिल्कुल भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन का, क्योंकि जो एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, और कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवोल्यूशन में हम बात करते हैं कॉग्निटिव स्किल्स की भी हम बात करते हैं, उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की भी हम बात करते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, जो अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समस्या समाधान की अंतःदृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानुष पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है थॉर्नडाइक, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कोहलर, थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्किनर और फोर्थ ऑप्शन दिया गया जीन प्याजे के द्वारा। तो किसके द्वारा वनमानुष पर प्रयोग किए गए हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसका आंसर है कोहलर। कोहलर हैं जिन्होंने की वनमानुष पर प्रयोग करके अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनसाइड लर्निंग थ्योरी भी इसे कहा जाता है, जो कोहलर के द्वारा दी गई इनसाइड लर्निंग थ्योरी। ओके, इसे सूझ का सिद्धांत भी कहा गया, जो कि कोहलर के द्वारा दिया गया सूझ का सिद्धांत। ओके, और इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, जो कोहलर के द्वारा दिया गया। कोहलर ने जिस वनमानुष पर यह प्रयोग करके देखा था उसका नाम था सुल्तान। कोहलर ने जिस वनमानुष पर प्रयोग करके देखा था उसका नाम था सुल्तान। ओके, चलिए इसके बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो थ्योरी दी गई उसे कहा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के द्वारा जो थ्योरी दी गई उसका नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसे कहते हैं, या इसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था बिल्ली पर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। चलिए देखते हैं। स्किनर के द्वारा जो थ्योरी दी गई उसे कहा जाता है क्रिया प्रसूद अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रसूद अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता है। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था चूहों पर और पीजन्स पर। ओके, चूहों पर किया था और कबूतरों पर इन्होंने प्रयोग करके ये देखा था। ठीक है, स्किनर के द्वारा। और प्याजे ने जो थ्योरी दी थी वो थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, प्याजे के द्वारा दी गई और इन्होंने खुद के बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट करके ये देखा था। ओके, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो सृजनात्मकता का मीन्स होता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मीन्स होता है क्रिएट करना, मीन्स निर्माण करना, किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना। बच्चे क्या करते हैं, अपने विचारों से वो किसी नवीन वस्तु का, नवीन कॉन्सेप्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसका सृजन करते हैं। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों का शिक्षण करना बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इससे क्रिएटिविटी आती है, ये नहीं कहा जा सकता। सेकेंड ऑप्शन दिया है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। थर्ड ऑप्शन दिया है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सिर्फ अचीवमेंट्स पर फोकस करना ही शिक्षा का मोटिव नहीं होता है। ओके, फोर्थ ऑप्शन दिया है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करने से क्रिएटिविटी एनहेंस नहीं होती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। यदि बच्चों को क्वेश्चंस करने की अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, अवसर दिए जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा, तब बच्चों की जो इनर एबिलिटीज है वो बाहर निकल करके आएगी। ओके, बच्चों की इनर एबिलिटीज है
जो उसका इनर टैलेंट है वो बाहर निकल करके आएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, चलिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।